अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है स्टमक। बेसिकली हम इसकी एनाटमी को देखेंगे और इसकी फिजियोलॉजी को देखेंगे। सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द स्टमक इज डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बिटवीन एसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमें पता है कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और स्टमक उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का सबसे डायलेटेड पार्ट है। इट इज़ अ मस्कुलर सैक। ये एक डायलेटेड पार्ट है और ये किससे बना हुआ है? डिफरेंट टाइप ऑफ मसल से। और इसकी ये एनाटमी इसको हेल्प करती है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने में। इट इज़ अ जे शेप्ड वर्टिकल। सो स्टमक क्या होता है? जे शेप्ड ऑर्गन होता है, एक डायलेटेड ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल का, और ये वर्टिकल होता है इन नॉर्मल पर्सन, और ओबीस पर्सन में ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। अब नेक्स्ट है इसकी लोकेशन। ये कहाँ लोकेटेड होता है? एपिगैस्ट्रिक, एम्बिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन्स में। हमारी बॉडी को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो हमारा स्टमक किस किस में लाइक करता है? अगर ये अपर बॉडी है तो अपर बॉडी में हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन्स हमारी एक साइड पे, फिर आता है एपिगैस्ट्रिक रीजन्स जो हमारे सेंटर में आता है, और फिर हमारे अम्बिकल रीजन आता है। हमारे स्टमक की पोजीशन कुछ ऐसी होती है कि ये थोड़ा हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है और अम्बिकल रीजन में आता है। नेक्स्ट है साइज एंड कैपेसिटी। अगर अडल्ट की बात की जाए तो अडल्ट में जो स्टमक होता है वो 25 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है और उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 1.5 टू 2 लीटर को अपने अंदर समा सकता है। नेक्स्ट उसके एक्चुअल एनाटमी को देखते हैं। तो हमारे स्टमक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एसोफेगस के साथ ही स्टार्ट होता है कार्डिया, फिर आता है फंडस, फिर स्टमक की बॉडी आती है। नेक्स्ट है एंट्रम, और एंट्रम के साथ आती है पाइलोरिस। कार्डिया क्या है? द कार्डिया विच सराउंड्स द ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस इनटू द स्टमक। जैसे ही ओपनिंग एंड होगी वहां से कार्डिया स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द बॉडी ऑफ द स्टमक विच इज द लार्जेस्ट रीजन ऑफ द स्टमक। हमारी बॉडी जो है स्टमक की, वो लार्जेस्ट रीजन होती है हमारे स्टमक का, या लार्जेस्ट पार्ट है हमारे स्टमक का। द फंडस ऑफ द स्टमक विच इज द एरिया अबव द लेवल ऑफ कार्डियल ऑरिफिस। ये यहाँ पे है कार्डिया। तो कार्डिया के ऑरिफिस के अबव जो पार्ट है, ये जो सी शेप पार्ट है कार्डिया से जो अबव होता है, उसको हम कहते हैं फंडस। नेक्स्ट है द पाइलोरिक पार्ट विच इज डिवाइडेड इनटू पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल इज द डिस्टल एंड ऑफ द स्टमक। डिस्टल एंड ऑफ स्टमक में अगर हम देखें तो पाइलोरिक पार्ट आता है जिसमें एंट्रम आ जाता है और पाइलोरिस आ जाता है। एंट्रम पहले आएगा, फिर पाइलोरिस आएगा, और फिर स्टार्ट हो जाती है ड्यूडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे अपर पार्ट है। इस तरह स्टमक को इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एंड नेक्स्ट है उसकी सर्फेसिस। अगर स्टमक को ऐसे हम डिवाइड करें तो ये ऊपर वाली सरफेस होगी, उसको हम कहेंगे एंटीरियर सुपीरियर सरफेस, और नेक्स्ट जो नीचे वाली साइड पे होगी उसको कहेंगे पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस। और इन सरफेसेस में डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स अटैच होते हैं। अगर हम अपर साइड की बात करें तो वहाँ पे हमारे लंग्स आ जाते हैं, डायफ्राग्म आ जाता है, और लोअर करें तो लोअर बॉडी के पार्ट लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, स्प्लीन आ जाती है जो उसके साथ अटैच होती है। इसी तरह स्टमक को 2 कर्वेचर्स में भी डिवाइड किया गया है। एक है ग्रेटर कर्वेचर एंड नेक्स्ट है लेसर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर ये है जहाँ पे ग्रेटर ओमेंटम अटैच होता है, और लेसर कर्वेचर ये है जहाँ पे लेसर ओमेंटम अटैच होता है। लेसर ओमेंटम क्या करता है? लीवर को स्टमक से अटैच करता है, और ग्रेटर कर्वेचर क्या करता है कि स्टमक को ग्रेटर ओमेंटम उससे अटैच करता है। अब ओमेंटम क्या है? ये पेरिटोनियम के पार्ट हैं, लाइक लीवर को अटैच करते हैं स्टमक से लेसर ओमेंटम, और लोअर बॉडी पार्ट में जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह भी आ जाते हैं उसको अटैच करते हैं ग्रेटर ओमेंटम ग्रेटर कर्वेचर से। इसी तरह हमारे स्टमक के रिलेशंस होते हैं सराउंडिंग ऑर्गन्स के साथ। नेक्स्ट है उसके स्फिंक्टर्स। तो स्टमक में 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। स्फिंक्टर्स बेसिकली मस्कुलर रिंग होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है।
द कार्डियक स्फिंक्टर क्लोजेस ऑफ द टॉप एंड ऑफ द स्टमक। तो टॉप एंड को जो क्लोज करेगा उसको हम कहेंगे कार्डियल स्फिंक्टर या लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। एंड द पाइलोरिक स्फिंक्टर क्लोजेस ऑफ द बॉटम, और जो बॉटम को क्लोज करेगा उसको हम कहेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। और ये बोथ स्फिंक्टर के नेम उसके रीजन्स के अकॉर्डिंग है। ये थी बेसिकली एनाटॉमी ऑफ द स्टमक। नेक्स्ट हम उसकी फिजियोलॉजी को देखते हैं। फिजियोलॉजी में आ जाएंगे स्टमक के फंक्शंस। तो स्टमक क्या करता है, सबसे पहले है स्टोरेज ऑफ फूड अंटिल प्रोसेस्ड। ये हमारी फूड को तब तक स्टोर करता है जब तक उसकी तमाम मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन ना हो जाए। बेसिकली मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो होती है एक फूड की, वो हमारे स्टमक में ही होती है। बहुत लेसर अमाउंट में रह जाता है जो कि हमारे स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट है मिक्सिंग। मिक्सिंग ऑफ फूड विद गैस्ट्रिक सिक्रेशंस एंड फॉर्म्स अ सेमी सॉलिड मिक्सचर कॉल्ड काइम। फूड बोलस के शेप में आता है स्टमक के अंदर, और बोलस क्या है, स्मॉल फ्लेक्सिबल मास होता है फूड का, लेकिन वो अभी बहुत सॉलिड होता है। फिर उस पे गैस्ट्रिक सिक्रीशन एक्ट करती हैं और उसको बिल्कुल सेमी लिक्विड शेप में ले आती हैं, जो अब क्या कहलाता है, काइम। नेक्स्ट है स्लो एम्प्टिंग of chyme from stomach into small intestine at a suitable rate for better digestion and absorption। अब स्टमक में एम्प्टिंग रेट क्या होता है? एम्प्टिंग मतलब कि कितनी देर बाद फूड हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन में आता है। जितनी स्लो एम्प्टिंग होगी उतनी ज़्यादा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होगी। जितनी फास्ट एम्प्टिंग होगी इतना कम टाइम मिलेगा फूड को डाइजेस्ट होने में। अगर वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा। स्टमक में स्लो एम्प्टिंग क्या करती है, काइम को स्टमक से इंटेस्टाइन में लेके आती है एट अ स्लोली रेट, ताकि बेटर एब्जॉर्प्शन हो सके और बेटर डाइजेशन हो सके। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर लोकेटेड बीनीथ द गैस्ट्रिक पिट्स विद इन गैस्ट्रिक म्यूकोजा। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की एनाटॉमी को देखें, लाइक उसकी लेयर्स को देखें, तो हमने देखा था एलिमेंट्री कैनाल थ्रू आउट हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनएस में एंड होती है। इस थ्रू आउट एलिमेंट्री कैनाल में जो लेयर्स होती हैं वो सेम होती हैं। इसमें आती है म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस लेयर एंड फिर आती है सिरोसा। अगर हम स्टमक की म्यूकोजा में देखें तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक पिट्स, और गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। उनको उनके लोकेशन के बेस पे नेम किया गया है। सबसे पहले हैं कार्डियक ग्लैंड्स, फिर है फंडिंग ग्लैंड्स, फिर है पाइलोरी ग्लैंड्स। कार्डियक ग्लैंड्स मीन्स कि कहाँ प्रेजेंट है, कार्डिया रीजन्स में। फंडिक कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फंडस में प्रेजेंट होंगे, और पाइलोरिक पाइलोरिस रीजन में होंगे। अब नेक्स्ट हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और उनके फंक्शंस और उनके सिक्रीशंस। कितने टाइप ऑफ सेल हैं, पैराइटल है, चीफ सेल्स हैं, जी सेल्स हैं, ईसीएल सेल्स हैं, म्यूकस सेल्स हैं और डी सेल्स हैं। म्यूकस सेल्स उसके सरफेस या नेक में प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं पैराइटल सेल्स, उसके बाद आएंगे ईसीएल सेल्स और उसके बेस में होंगे चीफ सेल्स। ये इनकी लोकेशंस हैं। ये गैस्ट्रिक पिट है, गैस्ट्रिक पिट में वो सेल्स आएंगे। अब पैराइटल सेल्स हैं, उसका क्या फंक्शन है कि वो क्या सीक्रेट करते हैं, एसीएल को सीक्रेट करेंगे और इंट्रिंसिक फैक्टर को सीक्रेट करेंगे। एसीएल का क्या फंक्शन होगा, एक तो वो माइक्रोब को किल करेगा, दूसरा वो एक्टिव करेगा पेप्सिनोजन को। अब पेप्सिनोजन क्या है, पेप्सिनोजन एक पेप्टाइड प्रोटीन है या हार्मोन है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो एसीएल उसको एक्टिवेट करता है किस फॉर्म में, पेप्सिन के फॉर्म में। अब पेप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीन की डाइजेशन करेगा। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर, और इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या फंक्शन है कि ये B12 की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, उसकी बाइंडिंग को इंक्रीज करेगा और इसकी वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है चीफ सेल्स, और ये क्या करेगा, पेप्सिनोजन को रिलीज करेगा, और पेप्सिनोजन विद द हेल्प ऑफ एसीएल पेप्सिन में कन्वर्ट होगी और वो एट द एंड क्या करेगी, प्रोटीन की डाइजेशन करेगी। एंड नेक्स्ट चीफ सेल्स क्या रिलीज करते हैं या सीक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज जैसे कि नेम शो कर रहा है लाइपेज से, तो इसका फंक्शन है फैट की डाइजेशन करना। नेक्स्ट है जी सेल्स, ये सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को। ईसीएल सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, हिस्टामिन, और इसका भी सेम वही फंक्शन है कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है म्यूकस सेल्स,
म्यूकस सेल्स या म्यूकस नेक सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक तो ये म्यूकस को सिक्रेट करते हैं, नेक्स्ट ये बाइकार्बोनेट को सिक्रेट करते हैं। और म्यूकस और बाइकार्बोनेट मिलके क्या करते हैं, हमारे स्टमक की लाइनिंग होती है जो कि हमारे स्टमक को उसी के एसिड से प्रोटेक्ट करती है। सो ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट स्टमक एपिथेलियम फ्रॉम एसिड। सो ये उसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एसिड इन द स्टेट ऑफ अल्सर्स। जब हमारी की लाइनिंग जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है या डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से एनसेड्स या कोई भी ऐसी ड्रग या कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमारे गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशंस को इंक्रीज करती है, तो वो हमारे स्टमक के लिए बहुत हार्मफुल हो जाती है। नेक्स्ट है डी सेल्स। डी सेल्स क्या करते हैं, ये सोमास्टैटिन को रिलीज करते हैं। सोमास्टैटिन अगेन एक हार्मोन होता है जो क्या करता है, इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस। ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशंस को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। सो मेन कंपोनेंट अगर हम डाइजेशन में देखें तो क्या होता है, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो हमारे फूड की डाइजेशन करते हैं। तो अगर हम उसकी कंपोजिशन को देखें तो गैस्ट्रिक जूस टू कंपोनेंट में डिवाइड किया जाएगा। अगर उसकी कंपोजिशन को देखें वाटर और सोल्यूट्स में। अब सोल्यूट्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आ जाएंगे। ऑर्गेनिक में आ जाएगा पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन के लिए, इंट्रिंसिक फैक्टर B12 विटामिन की एब्जॉर्प्शन के लिए, एंड नेक्स्ट है गैस्ट्रिक लाइपेज फैट डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है ACL सोडियम बाइकार्बोनेट पोटाशियम जो कि हार्मोन्स की एक्टिवेशन के लिए भी ज़रूरी है, स्टमक की लाइनिंग के लिए भी ज़रूरी है, और भी बहुत फंक्शंस होते हैं इन इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स के। अब आगे हैं फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के जो गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होती हैं हमारे स्टमक से, वो किस फेजेस में सीक्रेट की जाती हैं। तो सबसे पहले है स्फेलिक फेज, फिर है गैस्ट्रिक फेज, एंड देन आती है इंटेस्टिनल फेज। अगर हम सबसे पहले स्फेलिक फेज देखें तो 30% ऑफ गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो इस फेज में सीक्रेट होता है। और ये फेज कब तक होती है, बिफोर फूड एंटर स्टमक, कि अभी फूड हमारे स्टमक में एंटर नहीं हुआ फिर भी गैस्ट्रिक जूस जो है वो सीक्रेट किया जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ साइट स्मेल एंड थॉट ऑफ फूड। जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से लिंक्ड होते हैं, जैसे ही हम स्मेल करते हैं किसी फूड को, अगर वो डिलीशियस होगा तो हमारे मुंह में स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाएंगी। इसी तरह हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक एसिड्स होते हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशंस होती हैं, वो भी इंक्रीज हो जाती हैं सिर्फ उसकी साइड से, उसकी स्मेल से। और ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ वेगस नर्व। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक फेज। अब गैस्ट्रिक फेज एक्चुअल फेज है जिसमें 60% ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशंस जो होती हैं रिलीज की जाती हैं। और ये कब होती है, when food enters the stomach then with the help of gastric mechanism it causes gastric juice secretions। तो जैसे ही फूड एंटर होगा हमारे स्टमक में तो गैस्ट्रिक मैकेनिज्म को एक्टिवेट किया जाएगा और उसकी हेल्प से गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशंस होंगी। और फिर क्या होगा, हमारे फूड की मिक्सिंग होगी गैस्ट्रिक जूस से, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं, उनकी डाइजेशन होगी। नेक्स्ट है इंटेस्टिनल फेज। ये सिर्फ 10% ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को रिलीज करने में हेल्प करती है। और ये कब होती है, प्रेजेंस ऑफ फूड इन अपर इंटेस्टाइन। जब अब फूड अपर इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम में पहुंच गया है तब भी गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशंस होती हैं। और ये किस वजह से होती हैं, ड्यू टू रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन इन ड्यूडेनल म्यूकोजा। क्योंकि जो गैस्ट्रिन होता है वो ड्यूडेनल में रिलीज किया जाता है उसकी म्यूकोजा में, इसलिए स्टमक से गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशंस को भी इंक्रीज किया जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है GI मोटिलिटी या GIT एम्प्टिंग रेट। तो ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी फूड की प्रॉपर डाइजेशन और उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए। GI मोटिलिटी से क्या होगा, पेरिस्टालसिस आ जाएगा कि जो कंट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है हमारी मसल्स की वो कैसी है। अगर बहुत ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा जल्दी जो फूड है वो आगे पुश होता जाएगा और उसकी प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से अगर एक नॉर्मल रेट से GI मोटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो डायरिया हो जाता है, अगर बहुत कम हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है जिसमें एक्सेस चीज़ों को एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। नेक्स्ट है GIT एम्प्टिंग। GIT एम्प्टिंग में क्या होगा कि एक
फूड है वो स्टमक से किस रेट में जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर बहुत ज़्यादा एम्प्टिंग रेट होगा तभी जो चीज़ें हैं ना तो प्रॉपर डाइजेशन हो सकेगी उनकी और ना ही उनकी एब्जॉर्प्शन हो सकेगी। और अगर बहुत ज़्यादा कम है तो फिर बहुत ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। So when food enters stomach, the fundus at body relax to accommodate the food. So जैसे ही फूड हमारे स्टमक में आता है तो जिस तरह एक बलून होता है उसमें एयर आती है तो वो इन्फ्लेट हो जाता है। इसी तरह जैसे ही एक स्टमक में फूड आएगा तो उसकी फंडस और जो बॉडी होती है वो रिलैक्स होती है, इन्फ्लेट हो जाती है ताकि उस फूड को अकोमोडेट कर सके। Next है peristalsis begins in the lower regions of the body mixing and grinding the food and permitting chyme passes through the pylorus and under the duodenum. So peristalsis क्या है? ये wave of contraction होती है जो एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स के मसल्स में आती हैं। So peristalsis एक तो क्या करती है कि फूड की मैकेनिकल डाइजेशन को एड करती है, फूड को स्मॉल एंड स्मॉल पीसेस में डिवाइड करती जाती है। नेक्स्ट इसकी वजह से क्या होगा कि फूड का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और बहुत इंक्रीज होने की वजह से वो क्या करेगा, उसमें केमिकल जो हैं वो ज़्यादा एफिशिएंटली एक्ट कर पाएंगे। सो एक तो इनकी ग्राइंडिंग हो रही है, दूसरी मिक्सिंग हो रही है किससे, गैस्ट्रिक जूसेस से जो कि केमिकल्स हैं और केमिकल डाइजेशन को टेक प्लेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन दोनों हो रही हैं और वो किसकी वजह से हो रही हैं, विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस। और इसके बाद जब बोलस काइम के शेप में आ जाएगा, एक सेमी लिक्विड के शेप में आ जाएगा, तो वो हमारे पाइलोरस से ड्यूडिनम में एंटर हो जाएगा। डाइजेशन बेसिकली बहुत ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब उस काइम में जो कंपोनेंट्स आए हैं लाइक अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स या कोई वाटरी मटेरियल है वो अब आगे बेसिकली कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, इंटेस्टाइन में, जिससे डाइजेशन स्टमक तक मोस्टली कंप्लीट हो जाती है। मेन ऑर्गन जो एब्जॉर्प्शन का आता है वो हमारी इंटेस्टाइन है। इन रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग द एंट्रम, पाइलोरस एंड अपर ड्यूडिनम फंक्शन एज अ यूनिट। सो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग में मीन्स के पासिंग ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन में एंट्रम, पाइलोरस जो कि लोअर पार्ट है, डिस्टल पार्ट है हमारे स्टमक के, और ड्यूडिनम जो कि अपर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, एक यूनिट के तौर पे एक्ट करते हैं ये तीनों। तो सबसे पहले एंट्रम कॉन्ट्रैक्ट होगा, फूड आएगा पाइलोरस में, फिर पाइलोरस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फूड आएगा ड्यूडिनम में। इसी तरह ये तीनों एज अ यूनिट एक्ट करते हैं ताकि स्टमक की एम्प्टिंग हो सके। द रेट ऑफ स्टमक एम्प्टिंग डिपेंड्स ऑन फूड टाइप। सो एक फूड कितनी देर तक स्टमक में रहेगा और उसके बाद वो कितनी जल्दी स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर दिया जाएगा, ये खुद फूड की नेचर पे डिपेंड करता है। सो ये है ऑर्डर जिस ऑर्डर पे फूड स्टमक से एम्प्टी कर दिया जाता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एम्प्टिंग रेट होता है, जल्दी से डाइजेशन होती है और जल्दी से आगे मूव कर दिया जाता है। फिर आ जाते हैं प्रोटीन, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, प्रोटीन रिच फूड। फिर आते हैं फैट, जो फैट रिच फूड होता है वो बहुत स्लो और बहुत आहिस्ता टाइम लेता है वो एम्प्टी होने में। द रेट आल्सो डिपेंड्स ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ काइम। एक तो फूड की नेचर पे, दूसरा काइम की ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड करता है कि एक फूड कितनी जल्दी स्टमक से इंटेस्टाइन में आएगा। नेक्स्ट है साइलोसिस्टोकाइनिन, सीसीके जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है, वो भी क्या करता है, वो हमारे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले करता है ताकि उसकी अच्छी सी एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन हो सके। सो यहाँ तक था स्टमक इंट्रोडक्शन, उसकी एनाटमी, उसकी फिजियोलॉजी, उसके फंक्शन। सो आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।